गाइस, आज के वीडियो में मैं 2024 में रिलीज हुई ताइवानीज बीएल ड्रामा सी योर लव की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगी। ये कहानी है जीजियांग और शाओपिंग की। पारिवारिक जिम्मेदारियों से बचने के लिए बेताब जीजियांग को बिजनेस डील के लिए उसका फादर ताइवान भेजते हैं, लेकिन रास्ते में एक स्निपर अटैक में वो पूरी तरह घायल हो जाता है। वो अपने असिस्टेंट को मनाकर शाओपिंग को अपना केयरटेकर नियुक्त करता है ताकि उसे भागने का मौका मिल सके। बहरेपन और गूंगेपन के कारण नौकरी ढूंढने में निराश शॉपिंग को पता चलता है कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और वो गुस्से में नौकरी छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन बाद में असली कारण जानकर वो साइन लैंग्वेज के जरिए जीजियांग के प्रति अपना सहानुभूति व्यक्त करता है और धीरे धीरे जीजियांग और शॉपिंग एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसी होती है इनकी लव स्टोरी। सीरीज की शुरुआत में जीजियांग को दिखाया जाता है जो एक बिजनेस डील करने के लिए अपने असिस्टेंट फेंगजी के साथ ताइवान आया हुआ है। फेंगजी देखता है एक दूसरा कार उनके कार का पीछा कर रहा है। जब उनकी कार को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, वो दोनों कार से उतर के भागने लगते हैं। गुंडे उनके पीछे भागते हैं। भागते भागते दोनों डिवाइड होकर अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं। दूसरी तरफ शाओपिंग जो गूंगा और बहरा है, वो केयर गिवर का इंटरव्यू देने आया है, लेकिन उसके गूंगे और बहरेपन की वजह से उसे जॉब नहीं मिलता। वो रास्ते से जा रहा होता है और जीजियांग भागते भागते उससे टकरा जाता है। जब शाओपिंग देखता है गुंडे जीजियांग के पीछे पड़ा है, वो गुंडों की पिटाई करने लगता है और शाओपिंग जीजियांग को लेके वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों जाके एक पैनल के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन जीजियांग छिपना नहीं चाहता था। वो बकबक करने लगता है तो शॉपिंग अपने हाथ से उसके मुंह को बंद करके रखता है। जब गुंडों को वो नहीं मिलते, वो वहाँ से चले जाते हैं। गुंडे चले जाने के बाद वो दोनों पैनल के बाहर आते हैं। शॉपिंग जीजियांग को देख के हंसने लगता है क्योंकि उसके मुंह पे गंदगी लग गई है और जीजियांग एम्बेरस होके वहाँ से भाग जाता है। जब वो रास्ते से जा रहा था, फेंगजी कार लेके उसे लेने आता है। कार में उठते समय उसे याद आता है कि उसके पैर में चोट लगी है। फेंगजी उसे गोद में उठा के कार में बिठाने जाता है, लेकिन जीजियांग उसे छोड़ने के लिए कहता है तो फेंगजी उसे छोड़ देता है और वो धड़ाम करके जमीन पे गिरता है। दूसरी तरफ शॉपिंग घर पहुंचता है। उसके मॉम डैड बहुत सपोर्टिव है। वो समझ जाते हैं कि उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं रहा। शॉपिंग अपने रूम में जाके लेट जाता है। तभी उसे एक लड़की शूहे मैसेज करके पूछती है कि उसका इंटरव्यू कैसा रहा। शॉपिंग कहता है उसे नहीं पता। शूहे उसे असिस्ट करने के लिए कहती है तो शॉपिंग कहता है वो खुद अपने लिए नौकरी ढूंढेगा। दूसरी तरफ जीजियांग और फेंगजी उस कंपनी में पहुंचते हैं जिनके साथ डील करने के लिए वो लोग ताइवान आए हैं। फिलहाल वो व्हीलचेयर में हैं। जो लेडी आके उनसे मिलती है वो शोंग सुहे है, होंगचेन कंस्ट्रक्शन की तरफ से इस केस का इंचार्ज। और हाँ, ये वही लड़की है थोड़ी देर पहले शॉपिंग जिससे बात कर रहा था। शूहे कहती है उसने पहले से ही उनके लिए एक सीक्रेट घर का बंदोबस्त करके रखा है जिसका पता सिर्फ उसके और ड्राइवर के पास है। दूसरी तरफ शॉपिंग के घर में डिनर पे उसका फेवरेट खाना बनता है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि वो बस अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है और अभी भी यंग है, उसके लिए जरूर बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज वेट कर रहे हैं। शॉपिंग उन्हें चिंता करने के लिए मना करता है और कहता है वो मेंटली प्रिपेयर है। जीजियांग और फेंगजी को उनके सीक्रेट घर में ड्रॉप करने के बाद शूहे वहाँ से चली जाती है। फेंगजी जीजियांग से कहता है उसे बस एक फ्रैक्चर है, क्या उसे सच में व्हीलचेयर की जरूरत है। जीजियांग कहता है क्रचेस यूज करना गंदा लगता है, ये ज्यादा सुइटेबल है और दिखने में भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे जीजियांग फेंगजी को उसके लिए खाना बनाने के लिए कहता है, जो फेंगजी करने से इनकार कर देता है क्योंकि जीजियांग का पर्सनल काम करना उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड नहीं है। ये कह के वो बाहर चला जाता है और जीजियांग बाहर से खाना ऑर्डर कर लेता है। जब बेल बजती है, जीजियांग डोर ओपन करने जाता है। दरवाजे से व्हीलचेयर टकरा के जीजियांग उस आदमी के ऊपर गिर जाता है जो खाना डिलीवर करने आया है और वो शॉपिंग होता है। जीजियांग और शॉपिंग दोनों जमीन पे गिरते हैं। जीजियांग देखता है कि ये वही पर्सन है और शॉपिंग देखता है जीजियांग के पैर में चोट लगी है और व्हीलचेयर का पहिया टूट गया है। सारा खाना गिर के उनके कपड़े गंदे हो गए हैं। शॉपिंग जीजियांग को उठा के घर के अंदर ले जाता है। जीजियांग उसे बाथरूम में ले जाने के लिए कहता है। बाथरूम में ले जाने के बाद हाथ लग के शावर ऑन हो जाती है और दोनों भीग जाते हैं। जीजियांग शॉपिंग को दूसरा बाथरूम यूज करने के लिए कहता है। शॉपिंग दूसरे बाथरूम में जाके अपना कपड़ा धोता है और वो बाथरूम पहन के बाहर आता है। तब तक जीजियांग ने भी चेंज कर लिया होता है। वो शॉपिंग को अपने करीब बुलाता है और उसके साथ भी फ्लर्ट करता है। शॉपिंग उसकी बात समझ नहीं पाता और पूछता है क्या उसके पास कोई ड्रायर है। जीजियांग पूछता है क्या वो इतना गुस्सा है कि वो बात भी नहीं करना चाहता। शॉपिंग कहता है वो बोल या सुन नहीं सकता, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि जीजियांग क्या बोल रहा है। जीजियांग पूछता है तो फिर वो उसे कम्युनिकेट कैसे करेगा।
शॉपिंग कहता है वॉइस इनपुट का यूज करके। शॉपिंग जाके उसका कपड़ा वॉशिंग मशीन में डाल देता है। जीजियांग शॉपिंग से एक और फेवर मांगता है लेकिन शॉपिंग अपना फोन बंद कर देता है। जीजियांग कहता है ये उसका ड्रायर है। क्या शॉपिंग श्योर है कि वो जीजियांग की हेल्प नहीं करना चाहता? लेकिन शॉपिंग उसे कोई भाव नहीं देता। जीजियांग आके सोफे पे बैठ जाता है और तभी फेंगजी लौटता है जीजियांग के लिए खाना लेके। वो जीजियांग से पूछता है बाहर किसका जूता है। जीजियांग कहता है फेंगजी बिना खाना बनाए गुस्से में बाहर चला गया, इसलिए उसने खाना ऑर्डर कर लिया। फेंगजी कहता है जीजियांग ने किसी को अंदर आने दिया। क्या जीजियांग भूल गया है कि वो लोग क्यों यहाँ पे रह रहे हैं? जीजियांग कहता है ऑफ कोर्स उसे याद है और पूछता है क्या वो लोग अंडरवर्ल्ड से हो सकते हैं। तभी शॉपिंग भी बाहर आता है और फेंगजी पूछता है ये कौन है। जीजियांग कहता है वो डिलीवरी वाला है। जीजियांग उसके सामने ही अंडरवर्ल्ड और मर्डर वाली बात कहता है। शॉपिंग जीजियांग के होंठ के मूवमेंट से अंडरवर्ल्ड वर्ड समझ जाता है और उसे उस दिन मारपीट वाली बात याद आती है। दूसरी तरफ फेंगजी जीजियांग को रोकने के लिए उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है यहाँ एक अजनबी मौजूद है, तो सोच समझकर बोलने के लिए कहता है। जीजियांग कहता है वो सुन नहीं सकता, उसे समझ में नहीं आएगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। चेंज करने के बाद जब शॉपिंग जाने लगता है, फेंगजी जानबूझकर अपना चाबी गिरा देता है चेक करने के लिए, लेकिन शॉपिंग मुड़ के नहीं देखता और चला जाता है। तब फेंगजी को यकीन होता है कि शॉपिंग सच में सुन नहीं सकता। रात को फेंगजी जीजियांग के डैड को रिपोर्ट करता है कि उसका वर्क परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। चोट होने के बावजूद वो कड़ी मेहनत कर रहा है और जीजियांग ये बातें सुन लेता है। कॉल कट करने के बाद जीजियांग फेंगजी को थैंक्स कहता है उसके डैड को झूठ बोलने के लिए। फेंगजी पूछता है अगर जीजियांग ऐसी हरकतें करता रहा तो चेयरमैन उसे हेंगफेंग ग्रुप की जिम्मेदारी कैसे सौंपेंगे। जीजियांग कहता है उसे कंपनी नहीं चाहिए, जो चाहे इसे ले सकता है, वो सिर्फ डिविडेंड के पैसे से आराम से अपनी जिंदगी जी सकता है। फेंगजी कहता है जीजियांग के पीठ के पीछे लोग उसे एक अमीर सेकंड जनरेशन लूजर कहते हैं। जीजियांग कहता है वो लूजर है, इसलिए वो फेंगजी को सलाह देता है जल्दी से अपना बॉस बदल लेने के लिए, उसे फॉलो करने में कोई फ्यूचर नहीं है। फिर कहता है क्यों ना अब से वो यंग जीजियांग बन जाए और जीजियांग घर पे रह के आराम करेगा। नेक्स्ट डे जब शॉपिंग जॉब इंटरव्यू के लिए निकल रहा होता है, शुए उसे मैसेज करके हेल्प मांगती है। शॉपिंग उसे एक डॉक्यूमेंट्स देने के लिए उसके ऑफिस जाता है। शुहे पूछती है क्या उसकी वजह से उसे लेट हो गया। शॉपिंग कहता है उसका इंटरव्यू इस बिल्डिंग के नीचे के फ्लोर में ही है। जैसे ही वो नीचे जाने के लिए लिफ्ट पे चढ़ता है, दूसरे लिफ्ट से जीजियांग और फेंगजी निकलते हैं। जीजियांग फिर से शुहे के साथ फ्लर्ट करता है तो शुहे कहती है एक और बार भी अगर उसने ऐसा किया तो वो उस पे वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर देगी और जीजियांग खुद को कंट्रोल कर लेता है। दूसरी तरफ यहाँ से भी शॉपिंग को रिजेक्शन मिलती है। एक एम्प्लॉय उससे बात कर रही होती है, तभी वहाँ से जीजियांग गुजर रहा था। जीजियांग उसे देख के रुक जाता है और शॉपिंग उसे देख के वहाँ से चला जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी में उसका सीवी वहाँ पे गिर जाता है। जीजियांग उसे उठा लेता है और उसे पता चलता है कि शॉपिंग जॉब ढूंढ रहा है। कार में बैठने के बाद जीजियांग कहता है ताइवान में ज्यादा लोग उसे जानते नहीं हैं, तो फेंगजी को यांग जीजियांग के नाम से काम करने के लिए कहता है और शुहे को भी ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहता है। शाम को जीजियांग को उसके कजन का कॉल आता है जो पूछता है शॉपिंग मॉल प्रोजेक्ट का काम कैसा चल रहा है। जीजियांग उसे काम की रिपोर्ट देता है। उसका कजन कहता है जीजियांग ये नहीं कर सकता। जीजियांग कहता है हाँ, उसे बचपन से ही पढ़ाई करना कभी भी पसंद नहीं था, वो बस खेलना चाहता था। मीटिंग का नाम सुनते ही उसका सरदर्द शुरू हो जाता है। घरेलू मामलों को उसके कजन को ही संभालना होगा। उसका कजन कहता है कुछ करने की अपॉर्चुनिटी खोजो, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे समुद्र में धक्का दिया था। जीजियांग कुछ कहने जाता है, तभी उसका कजन कॉल कट कर देता है और जीजियांग का मूड ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट डे जीजियांग फेंगजी को लेके सीधा शॉपिंग के घर पहुंच जाता है। शॉपिंग उसे देख के उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। जीजियांग फेंगजी से पूछता है क्या उसने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। फेंगजी हाँ कहता है। फिर शॉपिंग उनके साथ बात करने के लिए राजी होता है। शॉपिंग कहता है वो जीजियांग का केयरटेकर नहीं बन सकता। फेंगजी जीजियांग से कहता है अगर वो नहीं करना चाहता तो छोड़ दो। जीजियांग कहता है उसे एक केयरटेकर की जरूरत है और ये कोई बातें लीक भी नहीं कर सकता, मुझे ये चाहिए। फिर शॉपिंग से कहता है वो शॉपिंग को एक मोटी सैलरी दे सकता है। शॉपिंग फिर भी ना कह देता है। जीजियांग पूछता है क्या उसे जॉब पसंद नहीं है या वो पसंद नहीं है। शॉपिंग डायरेक्ट कह देता है कि उसे जीजियांग पसंद नहीं है। जीजियांग फिर से कहता है अगर शॉपिंग उसका केयरटेकर बनने के लिए राजी हो जाए तो काम खत्म होने के बाद वो शॉपिंग को जेंगयांग लॉन्ग टर्म केयर सेंटर में रिकमेंड करेगा, लेकिन शॉपिंग फिर भी ना बोल देता है। फिर शॉपिंग अपनी मॉम को अपने डैड से फोन पे बात करते हुए सुनता है।
उसकी मॉम कहती है वो वरीड है। शाओपिंग ने कॉलेज में बहुत मन लगा के पढ़ाई की। उसके टीचर्स का भी मानना था कि उसने बहुत अच्छा किया। उसके पास सर्टिफिकेट भी है। लेकिन क्या हुआ? किसने सोचा होगा कि ग्रेजुएशन के बाद बहरेपन की वजह से उसे नौकरी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट डे शाओपिंग जीजियांग के घर में जाता है और पूछता है क्या जीजियांग कोई गैंगस्टर है। फेंगजी कहता है वो लोग गैंगस्टर नहीं है, बिजनेसमैन है। शाओपिंग पूछता है क्या वो लोग वादा कर सकता है कि उसे जिंगान लॉन्ग टर्म केयर सेंटर में एडमिशन मिल सकता है। जीजियांग वादा करता है कि उसे एडमिशन मिल जाएगा और शाओपिंग उसका केयरटेकर बनने के लिए राजी हो जाता है। शाओपिंग जीजियांग के लिए खाना बनाता है और जीजियांग को वो खाना बहुत अच्छा लगता है। फेंगजी शाओपिंग को पूरा घर दिखा देता है और कहता है जब वो नहीं रहेगा जीजियांग के ऊपर पूरा नजर रखने के लिए। अगर जीजियांग कोई अजीब हरकत करे तो उसे तुरंत बताने के लिए कहता है। शाओपिंग कहता है जीजियांग उसका बॉस है। फेंगजी कहता है लेकिन वो शाओपिंग को सैलरी देने वाला है। फेंगजी चले जाने के बाद जीजियांग कहता है मेरे साथ घुलना मिलना आसान है, बस एक बात याद रखना, मेरे परमिशन के बिना मेरे रूम में इंटर मत करना, मुझे जगाने के लिए भी नहीं। शाओपिंग कहता है उसे जीजियांग का हेल्थ रिपोर्ट और फूड प्रेफरेंस चाहिए। खाना खाते हुए जीजियांग के लिप्स के कॉर्नर पे थोड़ा खाना लग जाता है। शाओपिंग उसे अपने हाथों से साफ कर देता है और जीजियांग एम्बेरेस हो जाता है। रात को जीजियांग देखता है शाओपिंग अपने मॉम डैड के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहा है। वो सुनता है शाओपिंग के पेरेंट्स उसके लिए कितने वरीड है। वो लोग कहते हैं अगर शाओपिंग को कोई प्रॉब्लम होती है तो घर लौट आने के लिए उसे कोई दूसरा जॉब मिल जाएगा। जीजियांग को याद आता है कैसे उसका डैड जबरदस्ती उसे काम के लिए ताइवान भेज दिया और कहा कि अगर वो फेल हुआ तो वापस ना लौटने के लिए। जीजियांग अपसेट होकर अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में शाओपिंग जीजियांग को कॉफी और फेंगजी को कीवी का जूस देता है। लेकिन जीजियांग वो जूस पी लेता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि उसे कीवी से एलर्जी है। शाओपिंग बिना घबराए जीजियांग को जमीन पे लेटा के उसकी एग्जामिन करता है और एम्बुलेंस को कॉल करता है। वो बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल करता है। जीजियांग की ट्रीटमेंट होने के बाद फेंगजी कहता है डॉक्टर ने कहा शाओपिंग ने बहुत अच्छा काम किया। शाओपिंग पूछता है इसका कारण क्या है। फेंगजी कहता है जीजियांग को कीवी से एलर्जी है। शाओपिंग देखता है जीजियांग को होश आ गया है, लेकिन वो शाओपिंग को कुछ बोलने से मना करता है। फिर फेंगजी चले जाने के बाद जीजियांग शाओपिंग को थैंक यू कहता है। शाओपिंग कहता है सोने का नाटक करने से वो थोड़ी देर के लिए बच सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं बच सकता। जीजियांग घर लौटने के बाद फेंगजी कहता है अगले दिन वो शोंगसुहे के साथ काम के सिलसिले में कहीं पे जाने वाला है, तो जीजियांग को घर पे रह के रेस्ट करने के लिए कहता है। फेंगजी शाओपिंग से भी कहता है कि कल पूरा दिन वो घर पे नहीं रहेगा, वो रात को लौट आएगा। वो जीजियांग को शाओपिंग के हवाले छोड़ के जाने वाला है। फेंगजी चले जाने के बाद शाओपिंग जीजियांग से जाके पूछता है वो जानबूझ के फेंगजी का जूस पिया था ना। जीजियांग कहता है वो ऐसा कैसे कर सकता है, सीवियर एलर्जी जानलेवा हो सकता है। अगर वो वर्क स्किप करने के लिए बीमारी का बहाना भी बनाना चाहे फिर भी वो अपने लाइफ को रिस्क में नहीं डालेगा, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन शाओपिंग उसकी बात से कन्विंस नहीं होता। जीजियांग उसे बस अपना काम करने के लिए और दूसरों के मामले से दूर रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जिस गैंग ने जीजियांग के ऊपर हमला किया था उसका गैंग लीडर किसी को फोन पे कहता है लास्ट टाइम वो लोग जीजियांग को पकड़ने में फेल हो गए और वो छुप गया। वो किसी को भेजेगा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कॉल कट करने के बाद वो उसके एक लड़के से कहता है यांग जीजियांग को ढूंढ के उसका काम तमाम कर देने के लिए। अगर वो ये काम कर पाए तो वो गैंग लीडर उसका सारा कर्जा माफ कर देगा और उसे ब्रांच का लीडर भी बना देगा। बाहर से एक और लड़का उन दोनों की बात सुन लेता है। उसका नाम है जिंगजिया। वो सोचता है अगर ये काम उसे मिल जाए तो वो खुद को प्रूव कर सकता है। अगर वो सक्सेस हो गया तो वो ब्रांच मैनेजर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट डे फेंगजी शाओपिंग के ऊपर जीजियांग की पूरी जिम्मेदारी देके अपने काम पे चला जाता है। जीजियांग भी अपने रूम में जाके डोर लॉक कर देता है और अपने पैरों में खड़ा हो जाता है। उसका पैर बिल्कुल ठीक है। वो अपना लगेज लेके भागने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। फिर लंच टाइम पे वो शाओपिंग के ऊपर पानी गिरा देता है ताकि वो चेंज करने के लिए ऊपर अपने रूम में जाए और इस मौके का फायदा उठा के जीजियांग भाग सके। लेकिन शाओपिंग चेंज करके इतनी जल्दी चला आता है कि उसका प्लान फिर से फेल हो जाता है। शाम को जीजियांग फिर से भागने की कोशिश करता है और फाइनली वो कामयाब हो जाता है। लेकिन उसका बैड लक, एक कार उसके इतने पास से गुजरता है कि वो खड्डे में गिर जाता है। दूसरी तरफ शाओपिंग उसे दवाई देने के लिए उसके डोर पे नॉक कर रहा होता है लेकिन कोई डोर ओपन नहीं करता।
जीजियांग कहता है उसने चुपके से भागने की कोशिश किया था क्योंकि शॉपिंग उसे सुन नहीं सकता था। अब उसकी जो हालत है वो उसी की गलती है। अब तक जो भी लोग उसके करीब आए उनके अपने अपने मकसद थे। अपनी बात कहने के बाद वे चले जाते हैं। वो क्या सोचता है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसकी परवाह नहीं करता और कोई उसकी करीब भी नहीं आना चाहता, बस इसीलिए क्योंकि वो जैसा है वैसा ही है। अगर एक भी इंसान हो तो वो ये विश्वास करने की कोशिश करेगा कि कोई तो उसकी परवाह करता है और उसे प्यार करता है। और तभी शॉपिंग उसे ढूंढ लेता है। शॉपिंग उसे अपने पीठ पे चढ़ा के घर ले जाता है। जीजियांग थैंक यू कहता है लेकिन शॉपिंग को वो सुनाई नहीं देता। जीजियांग कहता है तुम सुन क्यों नहीं सकते। वो शॉपिंग की कान को टच करने जाता है, तभी शॉपिंग अपना मुंह घुमाता है और उसके गाल पे जीजियांग के लिप्स टच हो जाते हैं। और तभी बारिश आ जाती है और दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। शॉपिंग जीजियांग के रूम का डोर ओपन करने वाला होता है लेकिन जीजियांग उसे रोक देता है और कहता है वो खुद अंदर चला जाएगा। शॉपिंग उसे शावर ले लेने के लिए कहता है तो जीजियांग कहता है वो हैंडल कर लेगा और शॉपिंग चला जाता है। जीजियांग शावर लेके बाहर आता है, तभी शॉपिंग की दवाई लेके उसके रूम में आता है। जीजियांग उसे रूम में आने से रोकने की कोशिश करता है लेकिन शॉपिंग नहीं सुनता। फिर वो जीजियांग के चोट पे दवाई लगा देता है। फिर जब वो बैंडेड लगाने जाता है जीजियांग पूछता है क्या उसके पास कोई ट्रांसपेरेंट बैंडेड नहीं है जो पहनने के बाद भी कूल लगे। लेकिन शॉपिंग को उसकी बात समझ में नहीं आता तो जीजियांग उसके हाथ में लिख के उसे समझाता है और शॉपिंग उसके फोरहेड पे एक ट्रांसपेरेंट बैंडेड लगा देता है। फिर उसके हाथ पे भी दवाई लगा के बैंडेड कर देता है। जीजियांग उसे थैंक यू कहता है और शॉपिंग मुस्कुराता है। दूसरी तरफ जिनसिया बार में जाता है जहाँ पे उसे फेंगजी दिखता है। उसके पास फेंगजी और जीजियांग का एक फोटो था और वो फेंगजी को जीजियांग समझ लेता है। वो फेंगजी के ऊपर नजर रखता है। जिनसिया एक ऐसा इंसान है जिसने अभी तक एक कॉकरोच भी नहीं मारा है। वो नर्वसनेस में ड्रिंक कर लेता है। जब वो देखता है एक दूसरा लड़का आके फेंगजी को अप्रोच कर रहा है, वो जाके कहता है जीजियांग उसका है और उस लड़के को हटा के फेंगजी को किस कर लेता है और वो नशे में सब बक देता है और फेंगजी उसे लेके चला जाता है। इधर शॉपिंग की मॉम वीडियो कॉल पे पूछती है वो घर कब आएगा। शॉपिंग कहता है वो छुट्टी के बारे में पूछना भूल गया था। फिर पूछता है डैड भी घर पे नहीं है तो क्या उसकी मॉम लोनली फील कर रही है। उसकी मॉम कहती है वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज भूल कैसे सकता है और अगली बार पूछ लेने के लिए कहती है। शॉपिंग अपनी मॉम से जीजियांग के इंजरी के बारे में कहता है और तब उसे ध्यान आता है कि जीजियांग बाहर क्यों गया था और फेंगजी ने भी कहा था जब वो ना रहे जीजियांग के ऊपर नजर रखने के लिए, और उस दिन भी वो जानबूझ के वो जूस पिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिनजिया की नींद टूटती है वो फेंगजी के बाहों में होता है। फेंगजी पूछता है क्या ये उसका फर्स्ट टाइम था। वो बहुत रफ था। फेंगजी बार बार मना करने के बावजूद वो करता गया। ये कह के फेंगजी वॉशरूम चला जाता है और जिनजिया सोचता है ये उसने क्या कर दिया और वो जल्दी अपने कपड़े पहन के वहाँ से भाग जाता है लेकिन उसका चाकू वहीं पे गिर जाता है। दूसरी तरफ शॉपिंग जीजियांग के रूम में आता है और देखता है जीजियांग रूम में नहीं है। तभी वो कबर्ड से एक कपड़े का टुकड़ा निकला हुआ देखता है और कबर्ड खोल के देखता है जीजियांग कबर्ड के अंदर सो रहा है। शॉपिंग उसका टेम्परेचर चेक करता है और देखता है वो एकदम बच्चे की तरह सो रहा है और वो कबर्ड का डोर फिर से बंद करके चला जाता है। दूसरी तरफ जिनजिया को ये बात खाए जा रहा है कि उसे जिसे मारना था वो उसके साथ सो कैसे सकता है। फिर वो अपना पॉकेट चेक करता है लेकिन उसे अपनी चाकू नहीं मिलती और वो चाकू फेंगजी को मिल जाता है। जब जीजियांग ब्रेकफास्ट करने बैठता है शॉपिंग उससे पूछता है जीजियांग ने उसे अपना केयर गिवर इसीलिए बनाया क्योंकि वो सुन नहीं सकता ना। जीजियांग पूछता है वो क्या बकवास कर रहा है। शॉपिंग फिर से मैसेज करता है कि चेंग फेंगजी ने उसे कहा था जीजियांग के ऊपर नजर रखने के लिए, खासकर जब वो मौजूद ना रहे। शॉपिंग सुन नहीं सकता इसलिए जीजियांग आसानी से भाग सका। जीजियांग उसे समझाता है लेकिन शॉपिंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तभी फेंगजी भी आ जाता है। फेंगजी जीजियांग को वो छुरी दिखाता है। फिर पूछता है उसे चोट कैसे लगी। जीजियांग कहता है वो किसी चीज के साथ टकरा गया था। फेंगजी पूछता है क्या यांग जीचेंग ने तो उसे नहीं भेजा था। जीजियांग गुस्सा हो जाता है और कहता है उसका भाई ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छा है। ये कह के वो अंदर चला जाता है और फेंगजी सोचता है इसका पैर कब ठीक हुआ। जीजियांग गार्डन में होता है तभी शॉपिंग अपना रेजिग्नेशन लेके आता है। शॉपिंग जीजियांग के हाथ में अपना रेजिग्नेशन थमा के चला जाता है। जीजियांग शॉपिंग को समझाने के लिए उसके रूम में आता है और उसे सॉरी कहता है। शॉपिंग कहता है उसने जीजियांग का अच्छे से टेक केयर करने के लिए बहुत मेहनत किया था लेकिन जीजियांग को उसकी बात समझ में नहीं आता और वो शॉपिंग का बैग छीन लेता है और कहता है वो शॉपिंग का डिजाइन एक्सेप्ट नहीं करेगा।
तभी फेंगजी आके जीजियांग से पूछता है उसने ऐसा क्या कर दिया कि शाओपिंग रिजाइन करना चाहता है। लेकिन जीजियांग शाओपिंग को रोक नहीं पाता, वो चला जाता है। उसके जाने के बाद जीजियांग देखता है कैसे उसके पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए शाओपिंग ने छोटी छोटी चिट बनाया था। फेंगजी कहता है उसने सोचा नहीं था कि शाओपिंग इतना थॉटफुल है, वो बहुत अच्छा केयरटेकर था। दूसरी तरफ घर लौटते समय रास्ते में शाओपिंग को उसकी मॉम मिलती है। उन्हें लगता है शाओपिंग छुट्टी लेके घर आया है, लेकिन शाओपिंग कहता है उसका काम खत्म हो गया। वो अपनी मॉम को सच नहीं बताता। जीजियांग शाओपिंग को बहुत मिस करता है। उसे बार बार यही याद आता है कि शाओपिंग ने उसका ध्यान रखने के लिए कितनी मेहनत किया था और बार बार कैसे उसकी जान बचाया था। नेक्स्ट डे जीजियांग शाओपिंग के घर पे जाता है, लेकिन शाओपिंग फिर से उसके मुंह पे डोर क्लोज कर देता है। शाओपिंग की मॉम पूछती है कौन है। शाओपिंग कहता है मिस्टर यांग। उसकी मॉम पूछती है लेकिन शाओपिंग का काम तो खत्म हो चुका था ना, तो फिर उसका फॉर्मर बॉस क्यों आया है। शाओपिंग कोई जवाब नहीं दे पाता। उसकी मॉम समझ जाती है कि शाओपिंग ने अपना काम पूरा नहीं किया। उसकी मॉम पूछती है क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या उन्होंने झगड़ा किया। शाओपिंग कहता है नहीं। उसकी मॉम समझ जाती है और सॉल्ट खरीदने के बहाने उसे घर से निकाल देती है और जीजियांग को इशारा करती है उसे ले जाने के लिए। बाहर आके जीजियांग कहता है वो शाओपिंग से माफी मांगने आया है। फिर वो शाओपिंग को बेंच पे बिठा के उसे अपना ड्राइंग दिखाता है और कहता है कि वो शर्मिंदा है कि उसने शाओपिंग को यूज किया। कारण जो भी हो, उसे शाओपिंग को यूज नहीं करना चाहिए था। वो सॉरी है। वो आशा करता है कि शाओपिंग उसकी माफी स्वीकार करेगा और उसका टेक केयर करना कंटिन्यू करेगा। जीजियांग हाथ जोड़ के उससे माफी मांगता है। उसकी क्यूट ड्राइंग और एपोलॉजी से शाओपिंग का दिल पिघलने लगता है। शाओपिंग पूछता है क्या जीजियांग ने ये ड्रॉ किया है। जीजियांग कहता है हाँ, उसे इसी में इंटरेस्ट है। शाओपिंग पूछता है वो भागा क्यों था। जीजियांग कहता है उसका डैड चाहते हैं वो उनका फैमिली बिजनेस संभाले, लेकिन जीजियांग ये नहीं चाहता। वो चाहता है उसका डैड फैमिली बिजनेस उसके कजिन को हैंडओवर कर दे। वो बहुत प्रतिभाशाली और सक्षम है, लेकिन उसका डैड उसे पसंद नहीं करता। शाओपिंग पूछता है जीजियांग अपने डैड से क्यों नहीं कहता। जीजियांग कहता है उसकी हिम्मत नहीं है और वो सिर्फ वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। और शाओपिंग से पूछता है वो यूजलेस है ना। शाओपिंग कहता है जीजियांग अपने डैड से बहुत प्यार करता है और वो उन्हें निराश करना नहीं चाहता। जीजियांग इमोशनल हो जाता है और शाओपिंग को उसका ख्याल रखना जारी रखने के लिए कहता है। शाओपिंग कहता है लेकिन जीजियांग का पैर तो ठीक हो गया है। जीजियांग कहता है वो अभी भी इंजर्ड है और वो अपना इंजरी दिखाता है। शाओपिंग उठ जाता है तो जीजियांग घबरा जाता है, लेकिन शाओपिंग कहता है उसे पहले घर जाके अपना लगेज लेना होगा। घर जाने के बाद शाओपिंग जीजियांग के लिए खाना बनाता है जो जीजियांग को पसंद नहीं आता। शाओपिंग कहता है जीजियांग ने उसे प्रॉमिस किया था वो शाओपिंग की बात मानेगा। जीजियांग खुद से ही कहता है क्या हम भाई है। शाओपिंग कहता है हम बन सकते हैं अगर तुम ये सब खा लो तो। जीजियांग पूछता है शाओपिंग को पता है वो क्या बोल रहा है। शाओपिंग दिखाता है लिप रीडिंग से। जीजियांग पूछता है शाओपिंग को लिप रीड करना आता है तो फिर वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल क्यों करता है। शाओपिंग कहता है जीजियांग का लिप्स पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शाओपिंग को अब आदत हो गई है। अब वो जीजियांग की ज्यादातर बातें समझ सकता है। जीजियांग पूछता है मतलब उस दिन जब जीजियांग शाओपिंग से जॉब के बारे में बात करने गया था, वो फेंगजी से जो भी बात कर रहा था शाओपिंग वो समझ रहा था। शाओपिंग कहता है हाँ। जीजियांग वो पूरा खाना खत्म कर लेता है और पूछता है क्या अब वो फ्रेंड्स और भाई बन सकते हैं। शाओपिंग हाँ कहता है और जीजियांग के सर को सहलाता है। जीजियांग पूछता है क्या वो कोई बच्चा है, लेकिन उसे अच्छा भी लगता है। दूसरी तरफ फेंगजी ऑफिस से लौट रहा होता है। कार में बैठने से पहले ही जिंगजा उस पर हमला कर देता है अपनी चाकू वापस लेने के लिए, लेकिन फेंगजी उसे एक थप्पड़ मारता है और पूछता है जिंगजा फर्स्ट टाइम किसी को मार रहा है ना। उसे तो ये भी नहीं पता कि इसके लिए सही जगह और सही समय का चुनाव कैसे करना है। जिंजिया फिर से फेंगजी को मारने जाता है तो फेंगजी पीछे से उसे पकड़ लेता है और कहता है याद रखना जब तुम किसी पे पीछे से अटैक करने जाओ तो आवाज मत करना, लेकिन ये तुम्हारे सेक्स स्किल से काफी अच्छा है। लेकिन जिंजिया फेंगजी के हाथ से खुद को छुड़ा के भाग जाता है, लेकिन असली किडनैपर फेंगजी को फॉलो करता है जीजियांग का पता जानने के लिए। फिर एक दिन शाओपिंग जीजियांग से पूछता है वो अपने डैड का बिजनेस टेक ओवर क्यों नहीं करना चाहता। जीजियांग कहता है जब वो छोटा था उसकी मॉम की मौत हो गई थी। उसका बचपन घंटों के हिसाब से मापा जाता था। सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे ब्रेकफास्ट, 7 बजे स्कूल जाना, 8 बजे एग्जाम। उसका बचपन सिर्फ सोना, पढ़ना, एग्जाम देना और उसके ग्रेड्स उसके डैड को रिपोर्ट करना था।
उसके डैड हमेशा काम करते हुए उसकी बातें सुनते थे। शॉपिंग उनसे अलग है। जब शॉपिंग ध्यान से उसकी बातें सुनता है, ऐसा लगता है जैसे दुनिया में इससे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। उसे आजादी चाहिए। वो उसके डैड के चेस बोर्ड के एक मोहरे की तरह है, जिसे वो जैसे चाहे चला सकते हैं। यहाँ तक कि प्यार के मामले में भी वो बस निष्क्रिय रूप से विरोध कर सकता है। शॉपिंग कहता है उसका नाम जीजियांग है। जियांग का मतलब है उड़ना, तो उसे जरूर वो आजादी मिलेगी जो वो चाहता है। जीजियांग पूछता है फ्लाइंग को साइन लैंग्वेज में कैसे दिखाते हैं। शॉपिंग उसे करके दिखाता है। फिर वो एक और साइन लैंग्वेज दिखाता है जिसका मतलब है सपने सच होंगे। जीजियांग वही चीजें बार बार प्रैक्टिस करता है। रात को फेंगजी फिर से उसी बार में जाता है। पिछले दिन वाला लड़का आके फिर से उसे अप्रोच करता है, लेकिन फेंगजी उसे सॉरी बोल देता है। वो लड़का चले जाने के बाद बारटेंडर कहता है वो लड़का पिछले कुछ दिनों से नहीं आया। फेंगजी जिंगजिया का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वो नहीं आया, फेंगजी घर जाने लगता है और किडनैपर उसे फॉलो करता है। किडनैपर उस पे गोली चलाने वाला होता ही है। तभी कहीं से जिंगजिया आके फेंगजी पे हमला कर देता है, लेकिन फेंगजी फिर से उसे काबू में कर लेता है और कहता है उसकी दृढ़ता उसकी किलिंग स्किल से कहीं ज्यादा बेहतर है। और ये देख के वो किडनैपर वहां से चला जाता है। इधर जीजियांग का कजन गैंग लीडर को कॉल करके पूछता है काम हुआ या नहीं। गैंग लीडर कहता है अगर वो उसे बताते जीजियांग कहाँ छुपा हुआ है तो उनका काम जल्दी खत्म हो जाएगा। जीजियांग का कजन कहता है अगर उसे पता होता तो वो गुंडे हायर क्यों करता। इधर फेंगजी जिंगजिया को उसी रूम में ले जाके खंबे के साथ बांध देता है और पूछता है याद है हमारा फर्स्ट टाइम, और आज हमारा सेकंड टाइम होगा, लेकिन इस बार मैं टॉप रहूंगा। फिर पूछता है जिंगजिया को किसने भेजा है। जिंगजिया नहीं कहता। फेंगजी उसे डराने जाता है और जिंगजिया बेहोश होने का नाटक करता है। और जैसे ही फेंगजी का थोड़ा सा ध्यान भटका, वो अपने सर से फेंगजी के सर पे जोर से हिट करता है। फेंगजी बेहोश हो जाता है। फिर उसके हाथ में रस्सी बांध के अपने चाकू से उसे खून करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। उसके हाथ कांपने लगते हैं। 2-3 बार ट्राई करने के बाद जब वो मार नहीं पाता, तो वो फेंगजी का घड़ी और वॉलेट लेके भाग जाता है। फिर दूसरे दिन शुहे जीजियांग के घर पे आती है कुछ काम से। वहाँ पे वो शाओपिंग को देख के पूछता है वो यहाँ पे क्या कर रहा है। जीजियांग और फेंगजी भी हैरान हो जाते हैं कि शुहे और शाओपिंग एक दूसरे को पहचानते हैं। फिर शुहे शाओपिंग को थोड़ी दूर ले जाके उससे बात करता है। शुहे पूछती है क्या शाओपिंग यंग जीजियांग का देखभाल कर रहा है। शाओपिंग पूछता है और जिस यूजलेस अमीरजादे के बारे में शुहे ने कही थी वो जीजियांग है। शुहे कहती है हाँ वही है, उसने चोट लगने का नाटक किया था कि सारा काम अपने असिस्टेंट पे डाल सके। शाओपिंग कहता है उसके अपने कारण है। शुहे कहती है अगर ऐसा हुआ भी तो दूसरों पे बोझ बनना सही नहीं है। शाओपिंग शुहे को गुस्सा करने से मना करता है, नहीं तो वो जल्दी से बूढ़ी हो जाएगी। बूढ़ी होने की बात सुन के शुहे शाओपिंग पे गुस्सा करने लगती है, तो शाओपिंग उसे क्यूट कहता है और तसल्ली देता है। वो लोग साइन लैंग्वेज में बात करते हैं तो जीजियांग को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सिर्फ उनके एक्शंस देख के जलने लगते हैं। वो भी वीडियो देख के साइन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करता है और शॉपिंग दरवाजे के बाहर से ये देखता है। फिर वो खुद जीजियांग को साइन लैंग्वेज सिखाने लगता है। ऐसे दोनों करीब आने लगते हैं और फिंगजी दूर से दोनों के बीच की केमिस्ट्री नोटिस करता है। फिर एक दिन जब जीजियांग साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस कर रहा होता है, शॉपिंग उसके लिए चाय लेके आता है। अब वो दोनों फोन के जरिए नहीं बल्कि साइन लैंग्वेज के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। शॉपिंग कहता है जीजियांग काफी जल्दी साइन लैंग्वेज सीख गया। जीजियांग कहता है वो भाषा सीखने में काफी अच्छा है और साइन लैंग्वेज तो शॉपिंग का भाषा है। इस बात से शॉपिंग इमोशनल हो जाता है। जीजियांग पूछता है क्या उसने कुछ गलत कहा। शॉपिंग कहता है नहीं वो सही है, साइन लैंग्वेज उसका भाषा है। जीजियांग कहता है उसके पीठ में थोड़ी दर्द हो रही है। शॉपिंग पूछता है क्या वो अभी भी क्लोजेट में सोता है। जीजियांग पूछता है शॉपिंग को ये बात कैसे पता। शॉपिंग कहता है इस तरह से सोना उसके पीठ के लिए सही नहीं है, वो वहाँ पे क्यों सोता है। जीजियांग कहता है सिर्फ वहीं पे उसे नींद आती है। जब वो छोटा था वो अक्सर अलमारी में छुप जाता था, अंदर वो जो चाहे कर सकता था। वो उसकी छोटी सी एकमात्र दुनिया थी। और वो अपने हाथ का टैटू दिखा के कहता है वो अपनी छोटी सी नाव में बैठकर जहाँ चाहे जा सकता है, जहाँ उसका डैड उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। शॉपिंग को याद आता है जीजियांग ने कहा था उसे आज़ादी चाहिए। जीजियांग पूछता है उसका चेहरा ऐसा क्यों हो गया। वो उठने जाता है और डिसबैलेंस होकर शॉपिंग के ऊपर गिर जाता है और दोनों के होंठ एक दूसरे से टकरा जाते हैं और दोनों का ही दिल जोर से धड़कने लगता है। दोनों ही एम्बेरेस हो जाते हैं और शॉपिंग बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है जीजियांग ऑफिस की मीटिंग में होता है। शुहे उससे कहती है उसका पैर तो ऑलरेडी ठीक हो गया है
अब तो वो काम पे वापस आ सकता है, या फिर वो प्रेसिडेंट यांग को यहाँ आके चार्ज लेने के लिए कहे। और जीजियांग पूरी तरह से उसके ट्रैप में फंस जाता है। वो घर में आके भी चिढ़ रहा होता है। फिर वो शॉपिंग से कहता है मंडे से उसे ऑफिस जाना होगा। शॉपिंग पूछता है क्या जीजियांग ने सोचा है वो अपने फैमिली के सामने क्या कहेगा। जीजियांग पूछता है उसे कैसे पता। शॉपिंग कहता है अगर जीजियांग काम पे वापस जाना नहीं चाहता तो वो उससे बचने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेगा। जीजियांग कहता है शॉपिंग उसे बहुत अच्छी तरह से जानता है और उसे समझने के लिए थैंक यू कहता है। फिर पूछता है क्या शॉपिंग को इस बात का कभी दुख हुआ है कि वो सुन नहीं सकता। शॉपिंग कहता है उसे नहीं पता। उसके सुनने की क्षमता इतने लंबे समय पहले खत्म हो चुकी है कि उसके पास आवाज की कोई याद नहीं है, इसलिए इसे खोने का कोई एहसास नहीं है। वो बस यही सोचता है कि कैसे जीना है और चीजों को कैसे संभालना है। जीजियांग कहता है बिल्कुल यही कारण है। अगर शॉपिंग इसका सामना कर सकता है तो जीजियांग क्यों हमेशा भागेगा। और दोनों मुस्कुरा देते हैं। तभी शॉपिंग को एक मैसेज आता है। वो मैसेज देखता है और जीजियांग भी देखने की कोशिश करता है। और जैसे ही शॉपिंग अपना मुंह घुमाता है दोनों के फेस एकदम करीब होते हैं। दोनों फिर से ऑकवर्ड हो जाते हैं और थोड़ा दूर जाके बैठते हैं। फिर शॉपिंग कहता है अगले दिन उसे कुछ काम है तो उसे छुट्टी चाहिए। वो खाना बना के फ्रिज में रख देगा। जीजियांग को बस उसे गर्म करके खाना होगा। जीजियांग कहता है ठीक है। नेक्स्ट डे शॉपिंग खाना बना के फ्रिज में रख देता है। वो कहीं पे जा रहा होता है और जीजियांग उसका पीछा करता है, लेकिन शॉपिंग को पता चल जाता है। फिर शॉपिंग खुद ही उसे उस जगह पे लेके जाता है। जीजियांग सोचता है हमेशा ही क्यों शॉपिंग के सामने उसका फेस लॉस हो जाता है। उसके बाद शॉपिंग अपने काम में बिजी हो जाता है। वो एक साइलेंट स्टेज प्ले के रिहर्सल में एडवाइजर का काम करने आया है। प्ले खत्म होने पे शॉपिंग देखता है जीजियांग अपनी जगह पे नहीं है। उसके पूछने पे दूसरा आदमी बताता है वो बैक स्टेज में हेल्प करने गया है। शॉपिंग बैक स्टेज में जाता है और देखता है जीजियांग कुछ सामान उतारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लेडर से उसका पैर फिसल जाता है। वो गिरने वाला होता है लेकिन शॉपिंग आके उसे पकड़ लेता है और फिर से दोनों के बीच एक रोमांटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फिर शॉपिंग वो चीज उतारने के लिए लेडर पे चढ़ता है और जीजियांग की नजर पड़ती है शॉपिंग के गले पे। वो उसे बहुत अट्रैक्टिव लगती है। फिर वहां से निकलने के बाद जीजियांग कहता है उसने गूगल पे सर्च किया है, यहाँ पे पास ही में एक बहुत बड़ा नाइट मार्केट है। शॉपिंग पूछता है क्या जीजियांग जाना चाहता है। जीजियांग कहता है हाँ। फिर दोनों मार्केट में जाते हैं। वहाँ पे वो लोग बहुत कुछ खाते पीते हैं, गेम्स खेलते हैं और शॉपिंग करते हैं। दूसरी तरफ जिंजिया उस किडनैपर से भाग रहा होता है और जीजियांग और शॉपिंग जैसे ही अपने बुक किए हुए टैक्सी पे चढ़ते हैं, जिंजिया आके भी जल्दी जल्दी में उस टैक्सी पे चढ़ जाता है और किडनैपर उसे पकड़ नहीं पाता, लेकिन वो जीजियांग को देख लेता है। जीजियांग और शॉपिंग जिंजिया को घर पे ले जाते हैं और शॉपिंग उसके चोट पे बैंडेज लगा देता है। जीजियांग जिंजिया से कहता है कि वो यहाँ पे सेफ है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिंजिया कहता है उसका चोट ठीक होते ही वो चला जाएगा और भूख के मारे उसके पेट में आवाज होने लगती है। जीजियांग शॉपिंग को ये बात बताता है और शॉपिंग उसे कुछ खाने के लिए देता है। जिंजिया खाने लगता है और जीजियांग पूछता है उसके साथ ये किसने किया। जिंजिया बताता है उसे नहीं पता। उसे उसका मकान मालिक घर से निकाल देने के बाद उसने देखा कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो भागते भागते गलत रास्ते पे चला गया। फिर कहता है ये जरूर वही होगा, उसी ने किसी को जिंजिया को मारने के लिए भेजा है। जीजियांग पूछता है कौन, और जिंजिया बताता है यांग जीजियांग। और तभी फेंगची घर लौटता है और जिंजिया उसे देख के डर जाता है। फेंगची कहता है उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिंजिया यहाँ पे आएगा। वो जिंजिया का हाथ बांध देता है। जीजियांग कहता है उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये वही हत्यारा है जिसके बारे में फेंगची ने कहा था। क्या जिंजिया अनलकी है या वो लोग लकी है। वो दोनों मिलके जिंजिया को और डराने लगते हैं और फिर जिंजिया को पता चलता है यांग जीजियांग कौन है और जिसे वो जीजियांग समझ रहा था वो चैंग फेंगची है। जिंजिया कहता है फेंगची ने उसके साथ ट्रिक किया और विश्वास कराया कि वही यांग जीजियांग है। वो अपने हाथों की रस्सी खोल देता है और फेंगची पे हमला करने जाता है। तभी शॉपिंग उसे कैप्चर कर लेता है और फेंगची के हवाले कर देता है। फेंगची कहता है वो इसे संभाल लेगा और उसे लेके चला जाता है। शॉपिंग पूछता है ये सब क्या था। जीजियांग कहता है वो फेंगची का फ्रेंड है। फेंगजी जिंजिया को ऊपर ले जाके पूछता है क्या उसको क्रेजी डॉग डोंग ने भेजा है। जिंजिया पूछता है उसे कैसे पता, डोंग उसका बॉस है। फेंगजी कहता है जिंजिया सच में मंदबुद्धि है, उसका पीछा किया गया क्योंकि डोंग को लगता है जिंजिया उसके रास्ते में आ रहा है और अब वो अनाथ है। जिंजिया कहता है बॉस उसे नहीं छोड़ सकता। फेंगजी उसे खुद से झूठ बोलने के लिए मना करता है और कहता है जिंजिया एक गैंगस्टर बनने के लिए सही नहीं है
और यंग जीजियांग को कोई भी नुकसान पहुंचाने से मना करता है, नहीं तो वो उसे मार डालेगा। फेंगजी नीचे जाके देखता है शॉपिंग और जीजियांग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर शॉपिंग सामान रखने के लिए अंदर चला जाता है और फेंगजी जीजियांग से कहता है अगर ये सिर्फ मजे के लिए है तो कोई बात नहीं, वैसे भी प्रोजेक्ट का काम खत्म होने के बाद वो लोग लौट जाएंगे। अगर जीजियांग शॉपिंग को लेके सीरियस है तो अभी ये बंद कर दे। प्रेसिडेंट और जीजियांग के फियांसी को समझाना आसान नहीं होगा। जीजियांग को पता है आगे क्या होगा। जीजियांग के पास खुद से कोई चॉइस नहीं है और जीजियांग अपसेट हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जीजियांग को ऑफिस में देख के शुहे फेंगजी से पूछती है क्या हुआ है। फेंगजी कहता है जो शेर अभी तक सोने का नाटक कर रहा था वो जाग उठा है। रात को वो लोग घर लौटते हैं तो शुहे भी उनके साथ आती है। वहाँ पे वो शॉपिंग की हेल्प करने लगती है और ये देख के जीजियांग जलने लगता है। वो दोनों को अलग करने के लिए सुहे से कहता है उसे काम के बारे में शुहे से कुछ डिस्कस करना है और शुहे को उसके पास जाना पड़ता है। दूसरी तरफ जिनजिया का पेट खराब होता है। फेंगजी पूछता है उसे क्या हुआ है। जिनजिया कहता है उसने दूध पी लिया था तो उसे डायरिया हो गया। फेंगजी पूछता है उसने पिया क्यों अगर उसे पता है कि वो उसे पचा नहीं पाएगा। जिनजिया कहता है क्योंकि वो ये पीना चाहता था। शॉपिंग ने उसके लिए कपड़ा लाया और खाना बनाया था और वो कितने प्यार से उसे ये पीने के लिए दिया था, तो जिनजिया कैसे ना करता। शॉपिंग को बुरा लगता, पहले कभी किसी ने उसकी इतनी परवाह नहीं की। फेंजी पूछता है जिनजिया इतना अच्छा है तो फिर वो गैंगस्टर क्यों बनना चाहता है, वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। जिनजिया पूछता है फेंजी उससे अचानक इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है, उसका मकसद क्या है। फेंजी कहता है शॉपिंग उससे अच्छा बर्ताव करता है क्योंकि वो अच्छा इंसान है, लेकिन फेंजी उससे अच्छा बर्ताव करता है क्योंकि उसका कोई मकसद है। और जिनजिया डर के नीचे भाग जाता है। खाने के बाद शुहे फिर से शॉपिंग की हेल्प करती है और पूछती है जीजियांग के पूरी तरह से रिकवर हो जाने के बाद क्या शॉपिंग का काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। शॉपिंग हाँ कहता है। शुहे पूछती है शॉपिंग घर कब आएगा। उसकी मॉम उसे बहुत मिस करती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं और फिर से जीजियांग चुपके से उन्हें देख रहा होता है और जेलस हो रहा होता है। रात को जब शॉपिंग जीजियांग के रूम में जरूरी सामान रखने आता है, जीजियांग पूछता है क्या वो और शोंगसुहे बहुत क्लोज है। शॉपिंग कहता है वो दोनों साथ में बड़े हुए हैं। ये कह के वो जाने लगता है, लेकिन शॉपिंग उसे रोकता है और पूछता है क्या वो शुहे को पसंद करता है। दूसरी तरफ फेंगजी जिनजिया को इरिटेट करता है तो जिनजिया उस पे पानी फेंकने जाता है, लेकिन पानी जाके इलेक्ट्रिक बोर्ड पे लगता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और तभी जीजियांग शॉपिंग को किस करता है, फिर कन्फेस करता है कि वो शॉपिंग को पसंद करता है और फिर से किस करता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है 6 साल पहले शुहे ने शॉपिंग को कन्फेस किया था कि वो शॉपिंग को पसंद करता है। शॉपिंग भी सुहे को पसंद करता था और दोनों डेट करने लगे थे। एक दिन दोनों कहीं पे मिलने वाले थे। शुहे शॉपिंग के लिए वेट कर रही थी, तभी दो गुंडे आके उसे एक सुनसान गली में ले जाते हैं। शॉपिंग उस जगह पे पहुंचता है तो उसे शुहे का मोबाइल मिलता है, लेकिन उसकी चीख शॉपिंग सुन नहीं पाता। वो गुंडे शुहे को मॉलेस्ट कर रहे होते हैं। तभी शॉपिंग वहाँ पे पहुँचता है और उन गुंडों को मार भगाता है, लेकिन शुहे सारा दोष शॉपिंग के ऊपर डाल देती है कि वो इतनी देर से चीख रही थी, लेकिन शॉपिंग ने सुना क्यों नहीं और दोनों का रिश्ता वहीं पे खत्म हो गया। नेक्स्ट डे शॉपिंग घर आता है। उसकी मॉम पूछती है क्या उसने फिर से अपने बॉस से झगड़ा किया। शॉपिंग कहता है उसका काम फाइनली खत्म हो गया है और उसने शॉपिंग के लिए जीनान लॉन्ग टर्म केयर सेंटर में इंटरव्यू का अरेंजमेंट कर दिया है। दूसरी तरफ जीजियांग अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है। फेंगजी कहता है शॉपिंग को गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और जीजियांग ऐसा बर्ताव कर रहा है और पूछता है उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उस रात जब जीजियांग ने शॉपिंग को किस किया। उसके बाद वो पूछता है क्या शॉपिंग भी जीजियांग को पसंद करता है। तभी लाइट आ जाती है और शॉपिंग जीजियांग को अपने से दूर हटा देता है और बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। जीजियांग पूछता है क्या फेंगजी ने जीना लॉन्ग टर्म केयर सेंटर में सब कुछ ठीक से अरेंज कर दिया है। फेंगजी कहता है हाँ, लेकिन जीजियांग ने अभी तक उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। लेकिन जीजियांग चालाकी से उसके बात को अवॉइड कर देता है। जिनजिया कहता है वो लोग क्या बात कर रहे हैं उसे समझ में नहीं आ रहा है। जीजियांग कहता है जब आप किसी के घर में रहते हैं तो इतना सवाल नहीं करना चाहिए। जिनजिया कहता है वो पार्ट टाइम जॉब करेगा और जब वो अच्छा खासा पैसा सेव कर लेगा वो चला जाएगा। फेंगजी उसे देख के मुस्कुराता है तो जिनजिया कहता है जब भी फेंगजी उसे देख के ऐसे मुस्कुराता है कुछ भी अच्छा नहीं होता। फेंगजी कहता है जिनजिया ज्यादा सोच रहा है और उसके चीक पे पोक करता है। पहले तो जिनजिया को अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो गुस्सा हो जाता है। तभी फेंगजी के फोन पे एक मैसेज आता है।
फेंगजी जीजियांग से पूछता है जिंजिया और वो मिलके उस पे अटैक करने वाले को हैंडल कर लेगा, लेकिन ये पर्सन जीजियांग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जीजियांग पूछता है कौन, और तभी कहानी में एंट्री होती है जीजियांग के फियांसे की। इसका नाम है जेसिका। जीजियांग पूछता है वो यहाँ पे क्यों आई है। जेसिका कहती है मॉल के प्रोजेक्ट की जांच करने के लिए जीजियांग के डैड ने उसे भेजा है। फिर पूछती है क्या जीजियांग उसे वेलकम नहीं करेगा। जीजियांग कहता है जेसिका सही समय पे आई है, उन्हें बात करनी है। जिंजिया फेंजी से पूछता है अभी जो लेडी आई है वो कौन है। फेंजी पूछता है क्या वो उससे भी ज्यादा प्रिटी है। जिंजिया पूछता है फेंजी एक लेडी के साथ कंपटीशन क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ जीजियांग जेसिका को बता देता है कि वो किसी को पसंद करता है। जब उन्होंने सगाई की थी जेसिका ने उससे वादा की थी कि जब जीजियांग को कोई पसंद आ जाएगा वो उसे जाने देगी, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर जाती है और कहती है जीजियांग उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। शादी के बिना वो अपने पेरेंट्स के कंट्रोल से बाहर नहीं निकल सकती, तो शादी करना होगा। शादी के बाद जीजियांग जो चाहे कर सकता है। जीजियांग कहता है जेसिका को जो चाहिए वो पाने में जीजियांग उसकी हेल्प करेगा अगर जेसिका सगाई तोड़ दे तो। जेसिका कहती है शादी के बिना उनके रास्ते में कठिनाइयां आएगी। अगर वो इंसान जीजियांग से सच में प्यार करता है तो वो इस बात को सह लेगा। जीजियांग कहता है उसे नहीं पता वो इंसान उसे पसंद करता है या नहीं। अगर वो उसे पसंद करता भी है तो उसे उसके लिए सब कुछ सहने की जरूरत नहीं है। वो जिसे पसंद करता है वो हमेशा अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करता है ताकि वो अपने लक्ष्य को पा सके। दूसरी तरफ जिनन लॉन्ग टर्म केयर सेंटर में शॉपिंग को जब मिल जाता है। जीजियांग कहता है भले ही दूसरों ने उस पर शक किया, कहा कि ये इम्पॉसिबल है, उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वो सपना देख रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो इंटरव्यू के हर अवसर का लाभ उठाता है और जो भी करना चाहता है उसमें अपना बेस्ट देता है। इसलिए जीजियांग को अपने लक्ष्यहीन होने और खुद को कोसने पर शर्म आता है। शॉपिंग के तुलना में उनकी परेशानियां बहुत मामूली लगती है और इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पैथेटिक लगता है। जेसिका कहती है वो उस पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद करता है। जीजियांग कहता है जब उसे इस बात का रियलाइज हुआ वो उसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था। दूसरी तरफ फेंगजी जिंजिया से कहता है उसके साथ मिलकर उस आदमी को ढूंढने के लिए जो उसे मारना चाहता है। जिंजिया कहता है अगर वो उस आदमी को सबक नहीं सिखा पाया तो वो अपना नाम बदल देगा। फेंगजी कहता है अगर जिंजिया ने जो कहा वैसा करता है तो क्रेजी डॉग डोंग गैंग के अगेंस्ट में हो जाएगा। क्या वो गैंग छोड़ना चाहता है। जिंजिया कहता है एक्चुअली वो पूरी तरह से गैंग का हिस्सा नहीं था, उसने खुद से डोंग को अपना बॉस बनाया था। फेंजी कहता है जिंजिया बिना गैंग को ज्वाइन किए ही खून करने चला था। जिंजिया कहता है उसने सोचा था कि अगर वो कुछ हासिल कर सके तो वो ब्रदर डोंग का राइट हैंड बन सकता है, लेकिन अब उसे पिटाई का बदला लेना ही होगा और वो फेंगजी की हेल्प करेगा डोंग के गैंग को पकड़ने में। फेंगजी उसके सर को सहलाने लगता है। जिंजिया उसका हाथ हटा देता है और कहता है वो कुत्ता नहीं है। फेंजी कहता है वो हस्की है। तभी फेंगजी को एक नोटिफिकेशन आती है, जेसिका ने उसे बुलाया है। जेसिका पूछती है जीजियांग जिस पर्सन को लाइक करता है वो कौन है, कहाँ रहता है। फेंगजी कहता है ऐसा कोई नहीं है जिसे जीजियांग लाइक करता है। जेसिका कहती है जीजियांग ने खुद उसे कहा था, तो फेंगजी को शॉपिंग के बारे में बताना पड़ता है। जेसिका शॉपिंग से मिलने डे केयर सेंटर में जाती है और उसके फियांसे का ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहती है। शॉपिंग जब घर लौट रहा होता है उसके घर के सामने उसे जीजियांग मिलता है। जीजियांग उससे बात करने जाता है लेकिन शॉपिंग उसे अवॉइड करके जाने लगता है। जीजियांग उसका हाथ पकड़ के पूछता है वो अपसेट क्यों है, क्या इसलिए क्योंकि उसने कहा कि वो शॉपिंग को पसंद करता है। अगर शॉपिंग उसे पसंद नहीं करता है तो वो उसे रिजेक्ट कर सकता है, वो लोग दोस्त रह सकते हैं। शॉपिंग कहता है जीजियांग का फियांसे है, फिर भी वो बोल रहा है कि वो उसे लाइक करता है। जीजियांग पूछता है शॉपिंग को ये कैसे पता चला। घर के सामने जाके जीजियांग कहता है वो एक्सप्लेन कर सकता है और उसके घर तक पहुंच जाता है और शॉपिंग की मॉम की गेटअप को देख के वो चौंक जाता है। उसकी मॉम फ्रेश होके आके पूछती है शॉपिंग कहाँ है। तभी शॉपिंग बाहर आता है और सोफे पे जाके बैठ जाता है। जीजियांग कहता है सब उसकी गलती है। शॉपिंग की मॉम कहती है वो गुस्सा है, उन्होंने उसे बहुत समय बाद इतने गुस्से में देखा। इतने समय तक वो सिर्फ अपना मुस्कान ही दिखाता रहा ताकि वो लोग चिंता ना करें। वो लोग चाहे कुछ भी कर ले, शॉपिंग अपना नेगेटिव फीलिंग्स शेयर करने के बजाय छिपाना ही बेहतर समझता था, इसलिए आज उसे गुस्से में देख के उन्हें खुशी हो रही है। तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। जीजियांग शॉपिंग को बुलाता है लेकिन शॉपिंग सुन नहीं पाता। जीजियांग एम्बुलेंस को कॉल करता है। शॉपिंग किसी कारण से पीछे मुड़ता है और तब वो देखता है उसकी मॉम फेंट हो गई है। उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। जीजियांग शॉपिंग से कहता है डॉक्टर ने कहा है उसकी मॉम ठीक हो जाएंगी। शॉपिंग को लगता है ये सब उसकी गलती है। जीजियांग कहता है ये उसकी गलती नहीं है।
शॉपिंग उसे जाने के लिए कहता है। जीजियांग कहता है वो शॉपिंग के साथ रहेगा, लेकिन शॉपिंग नहीं मानता। जीजियांग कहता है शॉपिंग सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता और ना ही एम्बुलेंस को कॉल कर सकता है। अगर जीजियांग यहाँ पे नहीं होता तो क्या शॉपिंग ये सब हैंडल कर पाता? उसे लगता था कि शॉपिंग ने ऑलरेडी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो सुन नहीं सकता, लेकिन शॉपिंग तो बस दिखावा कर रहा था कि वो कितना स्ट्रांग है। अगर वो ये सब नहीं कर सकता है तो ना करे। और शॉपिंग उसे एक पंच मार देता है। जीजियांग ने शॉपिंग को ये सब जानबूझ के कहा था कि शॉपिंग अपना गुस्सा निकाल सके। शॉपिंग पूछता है जीजियांग को क्या चाहिए। क्या शॉपिंग को जीजियांग को थैंक यू कहना चाहिए उसके जैसे बहरे इंसान की मदद करने के लिए? जीजियांग कहता है उसका ये मतलब नहीं था। शॉपिंग कहता है क्या वो घुटनों के बल बैठ के थैंक यू कहे, या फिर वो स्वीकार कर ले कि वो एक बहरा इंसान है जिसे दूसरों की सहानुभूति और स्नेह पर निर्भर रहना पड़ता है। क्या जीजियांग को लगता है कि ऐसा वो अपनी मर्जी से कर रहा है? अगर तब वो बीमार ना पड़ा होता तो आज वो भी जीजियांग के जैसा एक नॉर्मल इंसान होता। उसे जॉब ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती और उसे उसकी मॉम की बेहोश होना भी पता चलता और वो रो पड़ता है और जीजियांग उसे गले लगा लेता है। रात को वो दोनों शॉपिंग के मॉम के साथ ही रुकते हैं। जीजियांग कहता है उसने जो कहा है उसके लिए वो माफी नहीं मांगेगा। उसे ये जानकर खुशी हुई कि शॉपिंग परवाह करता है और वो उतना मजबूत नहीं है जितना वो दिखाता है। इससे वो सुरक्षित महसूस कर रहा है क्योंकि वो कमजोर है। वो शॉपिंग के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। उसका एकमात्र गुण है उसका शांत स्वभाव। वो बहुत धैर्यशील है। सुनने की क्षमता के अलावा एक बहरा इंसान सब कुछ कर सकता है। शॉपिंग बहुत मेहनत करता है मजबूत बने रहने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर नहीं हो सकता या दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकता। वो सबके सामने स्ट्रांग बन सकता है, लेकिन जीजियांग के सामने वो इजी और कमजोर बन के रह सकता है। जीजियांग उस पे नहीं हंसेगा क्योंकि वो शॉपिंग से भी ज्यादा कमजोर है। वो घर का काम शॉपिंग जितना अच्छा नहीं कर सकता और उसकी कार्य क्षमता चेंगफिंग जी जितना अच्छा नहीं है। और कहता है जब शॉपिंग कमजोर महसूस करे तब जीजियांग के बारे में सोचने के लिए, और वो शॉपिंग को रिलैक्स करने में कामयाब हो जाता है। रात को दोनों एक ही हॉस्पिटल बेड पे सोते हैं। सुबह जब शॉपिंग की नींद टूटती है वो देखता है जीजियांग एक बच्चे की तरह उसकी गोदी के पास सो रहा है। इधर शॉपिंग का डैड दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वो शॉपिंग की मॉम से बात कर रहे होते हैं। शॉपिंग को तो सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन जीजियांग कहता है इतना शोर क्यों हो रहा है। और शॉपिंग का डैड पर्दा हटा के देखते हैं वो दोनों एक ही बेड पे सोए हुए थे और सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। बाद में शॉपिंग का डैड जीजियांग को थैंक यू कहते हैं उनकी परिवार की इतनी हेल्प करने के लिए। जब जीजियांग को पता चलता है जेसिका शॉपिंग से मिलने गई थी वो गुस्सा हो जाता है। वो जेसिका को शॉपिंग को परेशान करने के लिए मना करता है। फिर दिखाया जाता है शॉपिंग के घर पे शुहे को जीजियांग का कोट मिलता है। शुहे कहती है वो आज जीजियांग से मिलने वाली है तो वो उसे लौटा देगी, लेकिन शॉपिंग कहता है वो खुद जीजियांग को ये दे देगा और वो कोट लेके चला जाता है। इधर किडनैपर जीजियांग को ढूंढ ही लेता है और कार से उसका एक्सीडेंट कर देता है। उसे उसी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहाँ पे शॉपिंग की मॉम एडमिट है। शॉपिंग फिंजी को देख के पूछता है वो यहाँ क्या कर रहा है, और तब उसे पता चलता है जीजियांग का एक्सीडेंट हुआ है। शॉपिंग जीजियांग के लिए वरीड हो जाता है तो फिंजी पूछता है वो इतना वरीड क्यों हो रहा है, जीजियांग के साथ में उसका क्या रिश्ता है। शॉपिंग कहता है वो दोनों फ्रेंड्स है। फिंजी पूछता है क्या वो श्योर है। शॉपिंग कहता है जीजियांग का फियांसे है। फिंजी कहता है वो उसके डैड ने अरेंज किया है, उसके पास अपने जीवन या अपने रिश्ते के लिए कोई चॉइसेस नहीं है। क्या शॉपिंग को ये नहीं पता। फिर कहता है शॉपिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जीजियांग ने समय से पहले उसे जॉब छुड़वा दिया ताकि शॉपिंग जा सके। वो शॉपिंग को पसंद करता है और उसके साथ रहना चाहता है। वो नहीं चाहता था कि शॉपिंग सोचे कि वो बेकार है। उसने खुद को साबित करने के लिए बहुत मेहनत किया। वो वापस जाके चेयरमैन के सामने सारी बात रखने को तैयार है। वो बेवकूफ है। ये स्पष्ट है कि चीजें उसके पक्ष में नहीं जाएंगी और शॉपिंग उसे सिर्फ एक दोस्त की नजर से देखता है। शॉपिंग दौड़ के जीजियांग के पास जाता है और उसे हक कर लेता है बहुत देर हो जाने से पहले। फिर उसके इंजरीज को चेक करने लगता है। जीजियांग कहता है उसे बस कुछ मामूली चोटें आई है, वो ठीक है, और शॉपिंग उसे किस कर लेता है। रात को जीजियांग शॉपिंग को टेक्स्ट करके उसकी मॉम के बारे में पूछता है, लेकिन शॉपिंग कुछ आंसर करने से पहले ही उसकी मॉम उसके रूम में आती है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। इधर जीजियांग सोचता है शॉपिंग ने अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं किया। शॉपिंग की मॉम पूछती है क्या वो दोनों बस नॉर्मल फ्रेंड्स है। शॉपिंग कहता है वो जीजियांग को पसंद करता है। उसकी मॉम पूछती है वो जीजियांग को उनसे फॉर्मली कब इंट्रोड्यूस कराएगा। शॉपिंग को उसके फियांसे की बात याद आती है और वो कहता है अभी तक कुछ इश्यूज है उनके बीच।
उसकी मॉम कहती है गिव अप मत करना, ऐसे किसी को पाना आसान नहीं है। उसकी मॉम उसके साथ है और उसे घर ले आने के लिए कहती है। इधर जीजियांग रिप्लाई ना पाने की वजह से इतना परेशान हो जाता है, वो फेंगजी से जाके पूछता है बेटर क्या है, सीन करके रिप्लाई ना करना या फिर ना देखना और रिप्लाई ना करना। फेंगजी कहता है सीन करके रिप्लाई ना करने का मतलब है उसने देख के इग्नोर कर दिया, और ना देखना और रिप्लाई ना करने का मतलब है उसे कोई परवाह नहीं है। जीजियांग पूछता है तो फिर शॉपिंग की इस हरकत का मतलब क्या है। जेसिका कहती है जीजियांग उसके सामने चीटिंग कर रहा है। जीजियांग कहता है हाँ, वो जेसिका को बताना चाहता है कि किसी को प्यार करने से आपको कितनी खुशी मिलती है। भले ही उसने मैसेज देख लिया और रिप्लाई ना दिया, भले ही मुझे चिंता हो रही है, लेकिन मैं खुश हूँ। तभी उसे शॉपिंग का रिप्लाई आता है और जीजियांग खुश होकर वहाँ से चला जाता है। चेंग फिंगजी फिर से उस बार में जाता है। अभी उसे कोई भी अप्रोच करता है तो वो ना बोल देता है। वो कहता है सभी लोग उसे बोरिंग लगता है, सिर्फ जिंजा उसे हमेशा सरप्राइजेस से भरा हुआ लगता है। तभी वो वहाँ पे जिंजा को देखता है जो वहाँ पे वेटर का पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। वो देखता है जिस टेबल पे जिंजा ड्रिंक सर्व करने जाता है वो लोग उससे बदतमीजी करने लगते हैं। जिंजिया अपनी तरह से रिएक्ट करने से पहले ही फिंची जाके उसे रोक देता है और बात को संभाल लेता है। काम खत्म होने के बाद जब जिंजिया निकलता है वो देखता है फिंची उसके लिए वेट कर रहा है। जिंजिया के पूछने पे फिंची बताता है उसने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था इसलिए रेस्ट कर रहा था। जिंजिया पूछता है वो 3 घंटे से भी ज्यादा समय से रेस्ट कर रहा था और एडमिट करने के लिए कहता है कि वो जिंजिया के लिए वेट कर रहा था। फेंजी पूछता है जिंजिया घर जाने के बजाय बाहर आके काम करके रेंट का पैसा क्यों कमाना चाहता है। जिंजिया कहता है उसके पेरेंट्स गुजर गए, वो उसके लिए जो घर छोड़ के गए थे उसके रिलेटिव्स ने वो ले लिया। वो अकेला है, सब जगह ही उसके लिए घर है। वो रेंट का पैसा कमा लेने के बाद चला जाएगा, वो फेंजी का फायदा नहीं उठाएगा। फेंजी कहता है वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता और जिंजिया को उसके साथ रात का खाना खाने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे जीजियांग शॉपिंग के घर पे आता है उसके पेरेंट्स से मिलने। जीजियांग और शॉपिंग दोनों नर्वस होते हैं। जीजियांग शॉपिंग की मॉम को उनकी रिकवरी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। शॉपिंग की मॉम उसके डैड को अपने साथ किचन में लेके चली जाती है ताकि उन दोनों को थोड़ा प्राइवेसी मिले। शॉपिंग जीजियांग से कहता है उसकी मॉम को पता है वो जीजियांग को लाइक करता है। फिर शॉपिंग जीजियांग को उसके टाइकोंडो प्रैक्टिस की जगह पे लेके जाता है। उसकी बचपन की फोटो देख के जीजियांग कहता है जब वो छोटा था बहुत क्यूट दिखता था, और शॉपिंग जीजियांग को किस कर लेता है। फिर सब लोग साथ में बैठ के डिनर करते हैं। फिर शॉपिंग जीजियांग को अपने बेडरूम में ले जाता है। जीजियांग कहता है उसका रूम बहुत हार्ट वार्मिंग है। फिर पूछता है क्या वो बेड पे बैठ सकता है। शॉपिंग कहता है हाँ। फिर जीजियांग बेड पे बैठ के शॉपिंग की पिलो को लेके उसकी स्मेल लेता है और कहता है इसमें से शॉपिंग की स्मेल आ रही है। फिर वो शॉपिंग को अपने करीब खींचता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और शॉपिंग जीजियांग के शर्ट की बटन खोलने लगता है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। तभी शॉपिंग के डैड उन्हें बुलाने आते हैं। दोनों जल्दी जल्दी में कपड़े ठीक करते हैं और रूम से निकलते हैं। फिर दिखाया जाता है मॉल के प्रोजेक्ट के लैंड का काम पूरा होने की खुशी में सेलिब्रेट चल रही है। फिंगजी जिंजिया को भी पार्टी में ले जाता है। जेसिका जीजियांग से कहती है उसने सोची थी कि जीजियांग ने शॉपिंग को भी इनवाइट किया है। जीजियांग कहता है हाँ उसे कुछ काम आ गया है इसलिए उसे आने में लेट होगा। तभी पार्टी में एंट्री होती है जीजियांग के कजन जीचेंग की। जीजंग उसके कजन को देख के खुश हो जाता है और दौड़ के उसके पास जाता है उसे वेलकम करने। उसका कजन देखता है उसका शूलेस खुला है और वो बांधने लगता है। और तभी शॉपिंग की एंट्री होती है। वो जीजियांग के पास जाने से पहले ही जेसिका उसका रास्ता रोक के खड़ी हो जाती है और कहती है वो दोनों अलग अलग दुनिया से है। दूसरी तरफ जीजियांग का कजन उसे हक कर लेता है और कहता है उसने अपना प्रॉमिस नहीं रखा। जेसिका शॉपिंग को लगातार इंसल्ट करती है और उसे गिव अप कर लेने के लिए कहती है, लेकिन शॉपिंग जाके जीजियांग को उसके कजन के पास से हटा देता है और उसे लेके वहां से चला जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है। जीजियांग उससे पूछता है वो गुस्से में क्यों है, लेकिन शॉपिंग मानने को तैयार नहीं कि वो गुस्से में है। फिर पूछता है वो पर्सन कौन था जो जीजियांग का शूलेस बांध रहा था। जीजियांग कहता है उसका कजन। ये बात सुन के शॉपिंग एम्बेरेस हो जाता है और मुस्कुरा देता है। जीजियांग कहता है शॉपिंग जेलस था और उसे चिढ़ाने लगता है, और शॉपिंग उसका मुंह बंद करने के लिए उसे किस कर लेता है और दोनों ड्रिंक करने चले जाते हैं। फिर दोनों किस करते हुए जीजियांग के रूम में आते हैं और किस करते करते बेड तक पहुंच जाते हैं। जीजियांग कहता है उसने काफी शराब पी लिया है, उसमें से बदबू आ रहा है तो वो पहले शावर लेना चाहता है, और शॉपिंग उसे गोदी में उठा के बाथरूम में ले जाता है। वहाँ पे जाके वो शावर ऑन कर देता है और किस करते हुए दोनों एक दूसरे के कपड़े खोलते हैं और बाथरूम में ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं।
नेक्स्ट मॉर्निंग फेंजी जिनजिया को उन्हें डिस्टर्ब करने से मना करता है। जिनजिया पूछता है क्या जीजियांग ब्रेकफास्ट नहीं करेगा। फेंजी पूछता है उसे जीजियांग की इतनी परवाह क्यों है। जिनजिया कहता है जीजियांग ने उसे बचाया था और अपने घर में रहने दिया। जीजियांग उसका सेवियर है। फेंजी पूछता है जिनजिया का आज कोई काम नहीं है ना। जिनजिया कहता है हाँ, क्यों। फेंजी कहता है वो इन दिनों काफी बिजी है, उसे हेल्प करने के लिए कोई चाहिए, वो 200 पर आवर पे करेगा। और जिनजिया काम करने के लिए राजी हो जाता है और पूछता है काम क्या है। फेंजी कहता है उसके सेक्रेटरी का काम है। जिनजिया कहता है वो इंग्लिश में अच्छा नहीं है, टाइपिंग में भी स्लो है और उसे कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। फेंजी उसका मुंह पोंछ देता है और कहता है उसने जिनजिया से पूछा क्योंकि उसके पास जो काम है वो जिनजिया के लिए एकदम सही है। फेंजी का एफेक्शन देख के जिनजिया शर्मा जाता है। ऑफिस में फेंजी जिनजिया से लेबर वर्क कराता है, फिर उसे ब्लैक टी लाने के लिए कहता है 3 स्लाइसेस लेमन डाल के। जिनजिया बड़बड़ाता है 3 साइजेस लेमन डाल के, प्रेग्नेंट है क्या। फेंजी उसकी बात सुन लेता है और कहता है बच्चा तुम्हारा है। और जिनजिया को उस दिन की बात याद आ जाती है। वो एम्बेरेस हो जाता है। बॉक्सेस के साथ उसका धक्का लगने वाला होता ही है, तभी फेंगची उसे पकड़ लेता है और दोनों काफी करीब आ जाते हैं। दूसरी तरफ जीचेंग जीजियांग से पूछता है क्या शॉपिंग की वजह से उसने अपना वादा तोड़ा। जीजियांग सॉरी कहता है और कहता है वो अपने डैड से ये बात क्लियर कर लेगा। वो कहेगा कि वो ताइवान में रहना चाहता है क्योंकि वो यहाँ पे किसी को लाइक करता है। वो जेसिका के साथ अपना एंगेजमेंट तोड़ देगा और उस पर्सन के साथ ताइवान में रहेगा और वो कंपनी जीचेंग के लिए छोड़ देगा। लेकिन अचानक जीजियांग उसका गला पकड़ लेता है और पूछता है जीजियांग शॉपिंग को पसंद करता है। फिर जीजियांग शॉपिंग से मिलने जाता है। शॉपिंग उसकी आंख देख के समझ जाता है कि वो रोया है। शॉपिंग उससे रोने का कारण पूछता है, लेकिन जीजियांग कहता है वो नहीं रोया। शॉपिंग कहता है जीजियांग को कारण बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन झूठ ना कहे। जीजियांग कहता है आज वो अपने कजन से मिलने गया था। जीचेंग ने उसे कहा उसे जीजियांग को उस दिन समुद्र में जिंदा नहीं रखना चाहिए था। शॉपिंग कहता है जीजियांग सच में अपने कजन से बहुत प्यार करता है। जीजियांग कहता है वो एक बहुत अच्छा इंसान है, वो बचपन से ही फैमिली बिजनेस को टेक ओवर करना चाहता था। जब जीजियांग छोटा था वो समुद्र में गिर गया था और उसकी वजह से जीजियांग लगभग डूब ही गया था। शायद इसी वजह से दोनों के बीच सब कुछ ऑकवर्ड हो गया है। कभी कभी जीजियांग उससे अच्छा बर्ताव करता है और कभी कभी बहुत कोल्ड हो जाता है। पारिवारिक प्यार की तुलना में उसका फैमिली पर्सनल इंटरेस्ट को ज्यादा महत्व देता है। उसे शॉपिंग के घर का एटमॉस्फेयर बहुत पसंद है। शॉपिंग के पेरेंट्स शॉपिंग की परवाह करते हैं और वो उनकी परवाह करता है। वो लोग साथ में मजाक करते हैं। वो बहुत भाग्यशाली है। शॉपिंग कहता है उसका फैमिली जीजियांग का भी फैमिली है और एक दूसरे को किस करते हैं। शॉपिंग की बात जीजियांग को वो सब कुछ भुला देता है जो उसे सहना पड़ रहा था। फिर जीजियांग फेंगची को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है सब कुछ संकलित हो जाने के बाद ये उसके भाई को दे देने के लिए। फेंगजी पूछता है क्या जीजियांग वाकई में शॉपिंग के बारे में चेयरमैन को सब कुछ बता देगा। जीजियांग कहता है उसे हिम्मत नहीं है अपने डैड को फेस करने की या उनके फैसले के खिलाफ जाने की, लेकिन अब वो शॉपिंग के लिए बहादुर बनना चाहता है। फेंगजी को भी अमेरिका वापस जाना होगा। अगर फेंगजी को जीजियांग से कोई हेल्प चाहिए तो वो बेझिझक बोल सकता है। फेंगजी पूछता है क्या जीजियांग सच में शॉपिंग के लिए हिंगफिंग छोड़ने वाला है। जीजियांग कहता है उसने इसे रखने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, तो छोड़ने की कोई बात ही नहीं है। ये कह के जीजियांग चला जाता है और जिनजिया आके फेंजी से पूछता है क्या वो अमेरिका वापस जा रहा है। फेंजी का फ्लर्टिंग मूड ऑन हो जाता है और वो पूछता है क्या जिनजिया फेंजी को जाने देना नहीं चाहता, और जिनजिया इरिटेट होकर चला जाता है। जीजियांग सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे किसी से प्यार हो जाएगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये उसके ऑर्डिनरी लाइफ को इतना मीनिंगफुल बना देगा। जीजियांग शॉपिंग को मैसेज करता है उसका काम हो गया है, वो शॉपिंग को लेने आ रहा है। शॉपिंग कहता है ओके और उसके घर पे खाना खाने के लिए कहता है। वो जो मैसेजेस भेजते हैं उनका जवाब उन्हें तुरंत मिलता है। ये सब जीवन के छोटे छोटे लेकिन आनंददायक सुख है। हालांकि कभी कभी उन्हें कुछ छोटी मोटी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन शॉपिंग की वजह से सब कुछ मीठा हो जाता है। फिर एक दिन जीजियांग उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, तो शॉपिंग पूछता है जीजियांग को पता है खाना कैसे बनाते हैं। जीजियांग कहता है उसे सिंपल टोस्ट और फ्राइड एग बनाना आता है। फिर कहता है उसका बनाया हुआ खाना सिर्फ वही इंसान चख सकता है जिसे उसने चुना है। फिर वो शॉपिंग को बताने लगता है उसने कैसे क्या बनाया है। शॉपिंग उसके एडम एप्पल को छूता है। जीजियांग पूछता है वो क्या कर रहा है। शॉपिंग उसे बोलना जारी रखने के लिए कहता है। जीजियांग बार बार उसका नाम कहता है ताकि शॉपिंग अपना नाम फील कर सके।
फिर से जीजियांग शॉपिंग के घर में होता है उसके पेरेंट्स और शूहे के साथ। शॉपिंग को जीजियांग का इतना ख्याल रखते हुए देख के शूहे को उन दोनों का पल याद आ जाता है। फिर जब शॉपिंग कुछ काम के लिए अंदर जाता है, शूहे जीजियांग से कहता है उसे जीजियांग से कुछ बात करनी है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। वो दोनों चले जाने के बाद शॉपिंग की डैड उसकी मॉम से पूछता है, एक चीज उन्हें खटक रही है, जीजियांग इन दिनों अक्सर उन्हें मिलने आता है, यहाँ तक कि वीकेंड्स और हॉलीडेज में भी। शॉपिंग की मॉम कहती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे है। और तब शॉपिंग के डैड को पता चलता है जीजियांग शॉपिंग का बॉयफ्रेंड है। उन्हें तो ये विश्वास नहीं होता और वो अजीब बिहेव करने लगते हैं। दूसरी तरफ बाहर आने के बाद शूहे कहती है शॉपिंग कभी भी सुन या बोल नहीं पाएगा, जीजियांग को ये बात पता है ना। जीजियांग पूछता है शूहे क्या बोलने की कोशिश कर रही है। शूहे कहती है अगर जीजियांग सच में शॉपिंग से प्यार करता है तो उसे शॉपिंग को वैसे ही अपनाना होगा जैसा वो अब है। फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो जाए, उसके सुनने और बोलने की क्षमता के लिए जीजियांग उसे दोष नहीं दे सकता। वो शूहे के जैसे शॉपिंग को दुख नहीं पहुंचा सकता। जीजियांग पूछता है शूहे ने शॉपिंग के साथ क्या किया है। शूहे उसे 6 साल पहले की वो बात बताती है और कहती है वो बस ये कहना चाहती है कि अगर जीजियांग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि शॉपिंग कभी सुन या बोल नहीं सकता तो वो उससे दूर रहे। उनका रिलेशनशिप अभी भी उतना गहरा नहीं हुआ है। जीजियांग कहता है रिलेशनशिप के मामले में टाइम ड्यूरेशन मायने नहीं रखता और जो बात अभी अभी शूहे ने उससे कही उससे जीजियांग को समझ में आ रहा है कि उसने शॉपिंग के साथ क्या किया था। जीजियांग को शॉपिंग का वो पहलू भी पसंद है जिसमें वो सुन या बोल नहीं सकता। वो शॉपिंग से कभी सुनने या बोलने की उम्मीद नहीं करेगा। शूहे कहती है हर कोई खोखली बातें करता है, वो उन पे नजर रखेगी। अगर जीजियांग ने शॉपिंग को दुख पहुंचाया तो शूहे उसे माफ नहीं करेगी। ये कह के शूहे चली जाती है और शॉपिंग जीजियांग के पास आता है। फिर शॉपिंग उसे सारी बात बताता है। शॉपिंग कहता है शूहे बेहोश हो गई थी और जब वो उठी वो उस रात के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। डॉक्टर ने कहा था ये एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, इसलिए उन लोगों ने उसे याद भी नहीं दिलाया। शॉपिंग को नहीं पता था कि शूहे को सब कुछ याद है। जीजियांग सोचता है शायद शूहे ये सब भूलने का नाटक कर रही थी। फिर शॉपिंग से कहता है अगर 6 साल पहले वो इंसिडेंट ना हुआ होता तो आज वो दोनों रिलेशनशिप में होते या फिर शादीशुदा। शॉपिंग कहता है उसे नहीं पता, शायद। उसका आंसर सुन के जीजियांग उसे किस कर लेता है और कहता है लकीली शॉपिंग कोई रिलेशनशिप में नहीं था, नहीं तो जीजियांग शॉपिंग को मिस कर देता। शॉपिंग कहता है अगर जीजियांग को कभी भी लगे कि शॉपिंग उसके लिए बोझ है तो बता दे कि उसे ब्रेकअप करना है। शॉपिंग को कोई कारण नहीं चाहिए। जीजियांग कहता है हो सके कि शॉपिंग उसे बोझ समझे, उसे शॉपिंग से सुनने या बोलने की उम्मीद कभी नहीं है। बहरापन कोई दोष नहीं है, ये ऐसा कुछ है जो शॉपिंग को वो शॉपिंग बनाता है जिसे जीजियांग जानता है और प्यार करता है। शॉपिंग कहता है वो भी उस जीजियांग से प्यार करता है जैसा वो अब है। फिर वो दोनों घर लौटते हैं और डोर पे शॉपिंग का डैड बैठे हुए होते हैं। वो जीजियांग को ताइक्वांडो के लिए चैलेंज करते हैं, लेकिन फाइट शुरू होने से पहले ही उनके पीठ में मोच आ जाती है। जीजियांग कहता है शॉपिंग को उसके हवाले छोड़ देने के लिए, वो शॉपिंग और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। और शॉपिंग का डैड उनके रिश्ते के लिए मान जाते हैं। शॉपिंग उसकी मॉम से कहता है जीजियांग का बर्थडे आने वाला है। उसकी मॉम कहती है उस दिन जीजियांग को घर पे इनवाइट करने के लिए वो लोग उसे सरप्राइज देंगे। इधर जीजियांग फेंगजी से मिलने ऑफिस आता है। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी जिनजिया दूर से देख के सोचता है क्या फेंगजी सीक्रेटली जीजियांग को पसंद करता है। फिर सोचता है उसे क्यों इतना बुरा लग रहा है। और तब एक दूसरे एम्प्लॉय से उसे पता चलता है कंपनी उनको 250 पर आवर के हिसाब से पे करता है और फेंजी उसे 200 देता है। वो गुस्से में फेंजी के पास जाता है और कहता है उसने झूठ कहा था। जीजियांग वहाँ से चला जाता है और जिनजिया बाकी का पैसा मांगता है। फेंजी का फ्लर्टिंग मोड फिर से ऑन हो जाता है और वो पूछता है क्या वो अपनी बॉडी से इसका भुगतान कर सकता है। जिनजिया पूछता है बॉडी से कैसे, और फेंजी उसको सोफे पे फेंक के उसके ऊपर आ जाता है, लेकिन जिनजिया उसे हटा देता है। फिर दिखाया जाता है वो किडनैपर शॉपिंग को किडनैप करके जीजियांग के पास ले जाता है। इधर जिनजिया फेंजी के पास जाके बैठता है। फेंजी पूछता है जिनजिया उसे ऐसे क्यों देख रहा है। जिनजिया पूछता है फेंजी को उसका लुक कैसा लगता है। फेंजी कहता है नॉट बैड। और तभी जीजियांग आ जाता है और शॉपिंग के बारे में पूछता है। इधर जीजियांग शॉपिंग से कहता है वो जीजियांग के लिए सही नहीं है। शॉपिंग कहता है जीजियांग ने उसे चुना है। जीजियांग कहता है जीजियांग बस अपने फैमिली को छोड़ना चाहता है, शॉपिंग बस एक एक्सक्यूज है। शॉपिंग कहता है जीजियांग ऐसा इंसान नहीं है, अगर उसने कहा कोई चीज उसे पसंद है तो उसे वो सच में पसंद है। दूसरी तरफ जीजियांग टेंशन कर रहा होता है क्योंकि शॉपिंग का कॉल नहीं लग रहा है और तभी उसे एक कॉल आता है।
जीजियांग उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे जीजियांग शॉपिंग को लेके गया है। वो देखता है शॉपिंग का सर गन पॉइंट पे है। जीचिंग कहता है इस गन में एक ही बुलेट है और जीजियांग को गन दे के कहता है वो किसी एक को ही बचा सकता है, या तो उसे जीचिंग को मारना होगा या फिर शॉपिंग को। और जीजियांग खुद पे ही गन पॉइंट कर लेता है क्योंकि वो किसी को भी नहीं मार सकता। शॉपिंग ने भी जीचिंग से यही कहा था कि जीजियांग खुद को सेक्रीफाइस कर देगा उन दोनों को बचाने के लिए। और जीजियांग ट्रिगर दबाने से पहले ही शॉपिंग जाके गन हटा देता है, लेकिन जीजियांग शॉपिंग के सामने ढाल बन के खड़ा हो जाता है और कहता है वो शॉपिंग को पसंद करता है और जीचिंग उसका सबसे प्यारा भाई है। अगर उसे किसी को चुनना है तो वो पहले जीचिंग को चुनेगा। जीचिंग कहता है उसने ही ताइवान में जीजियांग के काम पे परेशानियां पैदा की है और उसी ने उस पर्सन को भेजा था जिसने शॉपिंग को लगभग मार डाला था। जीजियांग कहता है उसे पता है और वो अभी भी जिंदा है। अगर ये सफल नहीं हुआ मतलब ये कभी हुआ ही नहीं। जीचिंग कहता है जिस बात को लेके वो इतना परेशान था उस बात के प्रति जीजियांग इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, वो जीचिंग को चैलेंज क्यों नहीं कर रहा है। जीजियांग कहता है क्योंकि जीचिंग हमेशा उसका भाई था। जीचिंग हार मान लेता है और वहाँ से चला जाता है और जीजियांग शॉपिंग को गले लगा लेता है। रात को फेंगजी और जिंजिया दोनों बाड़ में जाते हैं। फेंगजी का फ्लर्टिंग मोड चालू हो जाता है। जिंजिया पूछता है फेंगजी क्या देख रहा है। फेंगजी कहता है जिंजिया का मनमोहक स्वरूप। जिंजिया उसे ऐसे क्रिंज पिकअप लाइंस का यूज करने से मना करता है। फेंगजी पूछता है जिंजिया ने उसे ड्रिंक क्यों पिलाया। जिंजिया कहता है क्योंकि वो यूएस चला जा रहा है। फिर वो खुद ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। फेंगजी उसे उसी रूम में ले जाता है। जिंजिया कहता है ये वही जगह है जहाँ पे हमने पहली बार वो किया था। फिर कहता है उसने फेंगजी को ड्रिंक इसीलिए कराया ताकि वो उसे बोल सके कि वो फेंगजी को लाइक करता है और अगले दिन फेंगजी सब कुछ भूल जाएगा। फेंजी पूछता है क्या जिंजिया नहीं जानना चाहता कि फेंजी उसे लाइक करता है या नहीं। जिंजिया फेंजी को किस करने लगता है और कहता है वो जेंटल रहेगा, वो पिछली बार की तरह रफ नहीं होगा। लेकिन फेंजी उसके ऊपर आ जाता है और कहता है जिंजिया सच में बेवकूफ है, उसने विश्वास कर लिया फेंजी ने जो कहा था। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, फिर कपड़े खोलते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शॉपिंग की नींद टूटती है वो देखता है जीजियांग उसके बगल में नहीं है। फिर वो क्लोजेट का डोर खुला हुआ देखता है। जीजियांग वहाँ पे सो रहा है। शॉपिंग कुछ देर तक उसे एडमायर करता है। फिर जीजियांग को गोदी में बिठा लेता है। जीजियांग कहता है वो फिर से क्लोजेट में सो गया था। शॉपिंग कहता है टेक योर टाइम, हमारे पास बहुत टाइम है, हमें लंबा रास्ता तय करना है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर जब वो लोग ताइक्वांडो सेंटर की क्लीनिंग कर रहे होते हैं जीजियांग के डैड वहाँ पे आते हैं। शॉपिंग के डैड और जीजियांग के डैड पहले से एक दूसरे को जानते हैं। जीजियांग के डैड की आवाज सुन के जीजियांग शॉपिंग को लेके छिप जाता है। जीजियांग का डैड कहते हैं जीजियांग उसका बेटा है, वो यहाँ पे इस उम्मीद से आया है कि शॉपिंग जीजियांग के साथ ब्रेकअप कर लेगा। लेकिन शॉपिंग का डैड कहते हैं शॉपिंग का डैड होने के नाते वो इस बात को एग्री नहीं कर सकता। जीजियांग का डैड कहते हैं उन दोनों का साथ में होने से वो लोग शर्मिंदा होंगे क्योंकि एक तो दोनों लड़के हैं और दूसरा शॉपिंग सुन या बोल नहीं सकता। लेकिन शॉपिंग के डैड अपने फैसले पे डटे रहते हैं और कहते हैं जीजियांग अच्छा बच्चा है, वो उसका ख्याल रखेंगे। जीजियांग का डैड कहते हैं जीजियांग उनका इकलौता बेटा है, उसे दुनिया की बेस्ट चीज मिलनी चाहिए, उन्होंने ऑलरेडी उसके लिए पार्टनर ढूंढ लिया है। शॉपिंग का डैड कहते हैं हम अपने बच्चे को जीवन देते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे उस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम नहीं बोल सकते उनके लिए कौन सा डिसीजन बेटर होगा, उन्हें खुद के लिए डिसाइड करना होगा। और जीजियांग का डैड गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। वो जाने के बाद जीजियांग और शॉपिंग बाहर आते हैं। जीजियांग कहता है अब उसे पता चला उन्होंने उसके लिए इतनी सारी अरेंजमेंट किया था क्योंकि वो उसे प्यार करते हैं। शॉपिंग का डैड कहते हैं कि अफसोस की बात यह है कि उनका तरीका जीजियांग को पसंद नहीं आया, उसके डैड बहुत जिद्दी है। शॉपिंग कहता है वो जीजियांग के साथ है। दूसरी तरफ जिंजिया दुखी होता है क्योंकि फेंजी चला जाएगा। तभी फेंजी कहता है उसे असिस्टेंट की जरूरत है, क्या जिंजिया इंटरेस्टेड है। जिंजिया कहता है लेकिन उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन वो सीखने के लिए तैयार है। और फेंजी उसे किस कर लेता है। कुछ लोग बिना बोले ही एक गुप्त समझौते की तरह अन्य प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं। शॉपिंग और जीजियांग रोड के दो साइड पे खड़े होते हैं और साइन लैंग्वेज के जरिए एक दूसरे से बिना किसी मुश्किल के बात कर रहे होते हैं। जीजियांग कहता है कि वो कभी नहीं चाहता कि शॉपिंग उससे कहे कि वो उससे प्यार करता है, क्योंकि शॉपिंग ने जीजियांग के लिए जो कुछ भी किया है उससे उसने साबित कर दिया है कि वो जीजियांग से कितना प्यार करता है। शॉपिंग कहता है वो सुन नहीं सकता पर वो देख सकता है और उसे प्यार करने के लिए जीजियांग को थैंक यू कहता है।
फिर वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और किस करते हैं और साबित कर देते हैं कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती। और यहीं पे ये सीरीज एंड हो जाती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। और हाँ, एक और बात, मैं भी शायद नेक्स्ट में हिजमैन सीजन 4 एक्सप्लेन करूंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।